नमस्कार दोस्तों, मैं आवाज पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो ये घटना सार का करंट अफेयर जो जनवरी से लेके जून मंथ तक का चल रहा था। आज उसके आगे के जो लेक्चर्स हैं उसको हम जारी रखेंगे। डेली लेक्चर्स आएंगे। कुछ कारणवश जो है कि लेक्चर्स में जो इसके लास्ट जो एपिसोड था, इसका जो लेक्चर था और इस वाले नए वाले में काफ़ी गैप हो गया। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ अभी सभी लेक्चर कंटिन्यू आते रहेंगे। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे एपीओ का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे एसएससी का हो, ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आरबीआई ग्रेड बी की भी जो परीक्षा अगली महीने होनी है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसको आप जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट समय खत्म किया था। मध्य प्रदेश में नोटा के लिए 2,18,674 मत इंदौर निर्वाचित क्षेत्र में पड़े, जो इस मामले में एक रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली तथा केरल की वायनाड की सीटों से निर्वाचित हुए हैं। बाद में उन्होंने वायनाड सीट से त्यागपत्र दे दिया है। समाजवादी पार्टी को 2019 के चुनाव में 5 सीटें ही प्राप्त थी। यहाँ पार्टी अब 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि भाजपा की सीटों की संख्या सिमट कर 33 ही रह गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के 18वीं लोकसभा के चुनाव में 6 राज्यों में क्लीन स्वीप किया, जो इस प्रकार है। मध्य प्रदेश में 29, उत्तराखंड में 5 की 5, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4, अरुणाचल प्रदेश में 2 की 2, त्रिपुरा की 2 की 2 और दिल्ली की 7 की 7। तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में एनडीए को कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। इस बार पहली बार केरल में भी भाजपा को एक सीट प्राप्त हुई है। 18वीं लोकसभा का गठन 24 जून 2024 को हुआ। ये आप जरूर नोट कर लीजिए। आपसे तारीख पूछ सकता है कि 18वीं लोकसभा का गठन कब हुआ, तो इसका गठन 24 जून 2024 को हुआ है। लेकिन जो रिजल्ट आया था वो 4 जून को ही आ गया था। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली? 9 जून को ली। ठीक है, और गठन कब हुआ लोकसभा का? 24 जून को। तो इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये आपसे पूछ सकता है कि 18वीं लोकसभा का गठन किस दिन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के सांसद भरत हरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया। प्रोटेम स्पीकर आपको पता है, जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति को बनाया जाता है और नए लोकसभा के क्या कहते हैं इनको, एक नाम मात्र के लिए बनाया जाता है ताकि नए जो लोकसभा स्पीकर हो उनकी चुनाव तक ये रह सके। और आपको पता है नए लोकसभा के स्पीकर कौन चुने गए? ओम बिरला, जो कि पहले भी थे और इस बार के लिए भी चुने गए हैं। बीजेपी के राजस्थान कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला को एक बार फिर 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ही थे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनाव के बाद भी सरकार का नई गठन हुआ है। ठीक है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं के लिए भी चुनाव संपन्न हुए। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का जहां पहले से भी अधिक मजबूती से सत्ता पर कब्जा बना रहा, वहीं उड़ीसा में बीजू जनता दल के 24 वर्ष के शासन का अंत हुआ तथा पहली बार बीजेपी ने वहां अपना पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन किया है। सिक्किम में 32 में से 31 सीट जीतकर विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सभी दलों का सफाया किया, जबकि आंध्र प्रदेश में विगत 5 वर्षों में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से हराकर टीडीपी ने एनडीए के नेतृत्व में सत्ता वापसी की। ये वही टीडीपी पार्टी है जहां पे सीनियर एनटीआर जो थे, ये किनके पिता हैं? जूनियर एनटीआर के। ठीक है, इसी टीडीपी की पार्टी के थे। आंध्र प्रदेश की 175 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने ही अकेले 135 सीटें प्राप्त की। दूसरा देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान एक चरण में 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। 82.95% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग इस चुनाव में किया। केवल 50 सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल को हुआ था। निवर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा के 10 उम्मीदवार निर्विरोध ही चुने गए थे। राज्य की 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 तक ही था, इसलिए 2 जून को ही मतगणना 11वीं विधानसभा का गठन कर दिया गया। इन चुनावों में पहले से भी अधिक सीटें जीतकर भाजपा ने सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा।
इस बार 60 में 46 सीटें भाजपा के खाते में आई, जबकि पिछले 2019 के चुनाव में भाजपा की सीटों की संख्या 41 थी, मतलब 5 बढ़ गई। विधानसभा में दलगत स्थिति 2024 की क्या है? भाजपा 46 सीटें, नेशनल पीपुल्स पार्टी 5, एनसीपी 3, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 2, कांग्रेस 1, अन्य 3। ठीक है, टोटल 7। भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने पर निवर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। उन्होंने उपराज्यपाल केटी पटनायक ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री खांडू के साथ 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री खांडू को सीमावर्ती जिले तवांग में मुक्तो सीट, कहां से चुन के आए? मुक्तो सीट से फिर से निर्विरोध विधायक चुना गया। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। सिक्किम की 32 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 19 अप्रैल 2024 को हुआ। 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त होना था, इसलिए 2 जून को ही मतगणना कराकर 11वीं विधानसभा का गठन कर दिया गया। 32 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीटें जीतकर निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाली एसकेएम ने सभी अन्य दलों के पीछे छोड़कर लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा। 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके पवन चामलिंग के नेतृत्व वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को इन चुनाव में एक ही सीट मिल पाई। देखिए 32 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें एसकेएम को 31 मिला और एसडीएफ को 1 सीट मिली। विधानसभा में उपर्युक्त दलगत स्थिति के चलते प्रेम सिंह तमांग ही लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून 2024 को गंगटोक में लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें शपथ दिलाई। प्रेम सिंह तमांग ने रेनॉक और सोरांग चाकुंग दोनों विधानसभा से जीत हासिल की। तो कौन कौन सी विधानसभा? रेनॉक और सोरांग। ठीक है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश की 175 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 13 मई 2024 को एक चरण में संपन्न हुआ। 4 जून को मतगणना के बाद विगत 5 वर्षों में सत्तारूढ़ वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा तथा 135 सीटों के साथ टीडीपी ने अकेली 2/3 बहुमत प्राप्त किया। इनकी अन्य सहयोगी जनसेना पार्टी को 21 सीटें प्राप्त हुई। इसमें से 164 सीटों के साथ एनडीए, भाजपा, टीडीपी और जनसेना का सत्ता पर कब्जा हुआ। आपको बता दें, जनसेना पार्टी, ये जो पवन कल्याण जी हैं, ये हीरो हैं साउथ के, इनकी पार्टी है। इन्होंने 21 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ा, 21 जीत गए और 2 लोकसभा का चुनाव लड़ा था, ये भी जीत गए, 2 को दोनों जीत गए। ठीक है। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 100% था इस इलेक्शन में। जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जिसको वाईएसआरसीपी कहा जाता है, इन चुनाव में मात्र 11 सीटें ही जीत पाई। विधानसभा में दलगत स्थिति क्या थी? पहले टीडीपी 23 सीटें थी, अब 135। जनसेना पार्टी के 1 विधायक था, अब 21 विधायक। भाजपा का 1 भी विधायक नहीं था, लेकिन अब 8 विधायक। वाईएसआर कांग्रेस जो कि 151 से 11 पे आ गई। देख लीजिए, विधानसभा में इस दलगत स्थिति के चलते टीडीपी के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार का गठन किया गया। 1995 से 2004 तथा 2014 से 2019 के दौरान मुख्यमंत्री रह चुके चंद्रबाबू नायडू तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन 12 जून 2024 को किया गया। राज्यपाल अब्दुल नजीर, ये अब्दुल नजीर ने विजयवाड़ा, ये अब्दुल नजीर कौन है? ये पहले जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट में, और जो राम मंदिर का फैसला आया था उसमें 5 जजों की बेंच जो बनी थी रंजन गोगोई में, ये अब्दुल नजीर भी उसके हिस्सा थे। राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू को शपथ दिलाई। चंद्रबाबू नायडू ने 4थी बार राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर दर्ज हो गया है। चंद्रबाबू के साथ जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। यही पवन कल्याण की मैं बात बता रहा था आपको। मुख्यमंत्री के साथ 20 टीडीपी के, 3 जनसेना और 1 भाजपा के विधायक ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण किया। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार का गठन हुआ।
उड़ीसा की 147 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 4 चरणों में 13, 20, 25 और 1 जून को 2024 को कराया गया था। इस चुनाव में बीजेपी ने बीजेडी के 24 वर्ष के शासन का खात्मा कर अकेले ही अपने दम पर सरकार के गठन हेतु स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। पिछले 2019 के चुनाव में 11 सीटें जीतकर लगातार 5वीं बार सत्ता में आए बीजू जनता दल यानी बीजेडी की सीटें सिमटकर 51 ही रह गईं। 2024 के चुनाव में 78 सीटें जीतने वाली भाजपा के लिए यह पहली बार इस राज्य में सरकार के गठन हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ। कांग्रेस जिन्हें 9 सीटें पिछले 2019 के चुनाव में मिली थी, उसको 14 सीटें इस बार मिली। कांग्रेस ने 145 सीटों पर लड़ा था और कितने जीते? 14, लगभग 10% के आसपास इन्होंने सीटें जीती। मार्च 2000 से मई 2024 तक 24 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक स्वयं कांताबाजी सीट से चुनाव में पराजित हुए। कहां से हारे थे ये? कांताबाजी से। 78 वर्षीय नवीन पटनायक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। वह हिंजिल सीट से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। एक सीट हार गए थे। कहां से विधानसभा पहुंचे हैं? हिंजिली। उड़ीसा से लोकसभा की 21 सीटें में से 20 सीटें भाजपा के खाते में गई, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली है। विधानसभा में स्थिति क्या है? बीजेपी के पास 78 है, बीजेडी के पास 51, कांग्रेस के पास 14, माकपा के पास 1, अन्य 3। टोटल कितना हुआ? 147। बारह जून 2024 को राज्य में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली भाजपा की सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल रघुवर दास ने मोहन चरण मांझी को राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मोहन मांझी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री और 13 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। पटनागढ़ के विधायक केवी सिंह देव और नीमा पार विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बनी पार्वती परिदा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कौन कौन 2 डिप्टी सीएम बने हैं? केवी सिंह देव और प्रावती नाम इनका, गलत बोल दिया, पार्वती माफ कीजिएगा, प्रावती परिदा, ठीक है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 4 बार के विधायक मोहन चरण राज्य के 15वें उप मुख्यमंत्री बने हैं। मांझी का राजनीतिक सफर सरपंच से शुरू होकर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा है। मांझी पहले ये जो बने हैं सरपंच थे, ठीक है। सरपंच से सीएम तक पद तक पहुंचने में उनका 27 साल तक का राजनीतिक जीवन रहा। इस दौरान 1997 में से 2004 तक मांझी अपने गांव में सरपंच रहे। 2000 से 2004 तक अपने गृह जनपद क्योंझर से विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद 2019 में फिर से क्योंझर का प्रतिनिधित्व किया और 2024 में जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। स्नातक तक शिक्षा प्राप्त करने वाले मांझी 2000 में विधायक चुने जाने से पहले भाजपा आदिवासी मोर्चा के सचिव भी रहे। मांझी एक समाज सेवी राजनेता हैं और अपने संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। वह ORV अधिनियम के तहत SC/ST की स्थायी समिति के भी सदस्य रह चुके हैं। तो ये हमने जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय जो खबरें पढ़ी जो इलेक्शन से संबंधित था। कल हम अंतर्राष्ट्रीय वाला देखेंगे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा। लेकिन मैं आप जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब ये आपको पता चल गया होगा कि शेख हसीना आज के समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नहीं है। उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा है। आज के समय वो भारत में दिल्ली में शरण ले रखी हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें बुक में दिया हुआ है, इस मैगजीन में दे रखा है, जिसको हम जरूर पढ़ेंगे और कल इस नए आगे के लेक्चर इसको लेकर हम जरूर आएंगे। तब आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।